Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying different steps of research process. In this lecture, we'll study remaining steps. The third one step which we are going to read is hypothesis formulation. इससे पहले दो स्टेप हमने लास्ट अपने लेक्चर में कवर किए. ये तीसरा स्टेप है. आफ्टर द लिटरेचर सर्वे रिसर्चर शुड मेक ए hypothesis or working hypothesis. Working hypothesis is a guess made to test the logical or empirical outcome of research. कहता है कि लिटरेचर सर्वे के बाद, लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्चर एक हाइपोथेसिस या उसको हम कह सकते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस क्रिएट करता है. वर्किंग हाइपोथेसिस एक अंदाज़ा है कि एक्सपेरिमेंट में के बाद रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा. इज ए गैस मेड टू टेस्ट द लॉजिकल और एम्पिरिकल आउटकम ऑफ रिसर्च. के लॉजिकल या एम्पिरिकल आउटकम मंतकी नताइज अगर निकाले जाएं या तजर्बाती नताइज अगर निकाले जाएं तो वो इस तरह के होंगे, अंदाज़ा लगाया जाता है. A hypothesis assists to explain the research problem and objective. ये hypothesis ये अंदाज़ा क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने में मदद देता है. इनटू ए कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी. मतलब पहले से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस तरीके से होगा. तो यूँ हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पर हमने रिसर्च करनी है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हमने पूरा करना है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को का सलूशन अपने तौर पर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले से ही गेस कर लेते हैं और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इस मसले का हल इस तरीके से हो. हाइपोथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम से, लिटरेचर रिव्यू से या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है. ये तीनों चीज़ें क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जो आपका प्रॉब्लम है जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं. लिटरेचर रिव्यू भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसी थ्योरी है जिसके हसार में आप वर्क कर रहे हैं, जिसको फॉलो करते हुए आप वर्क कर रहे हैं, वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है. तो ये तीनों चीज़ें आपके हाइपोथेसिस डिराइव करने में आपके लिए मददगार साबित होती हैं. सिंस हाइपोथेसिस इज टू बी टेस्टेड देयरफॉर, कहते हैं चूँकि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाना होता है, लिहाजा इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड. ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और लिमिटेड होना चाहिए. एक ख़ास स्पेसिफिक से मुराद यहाँ पर किसी एक ख़ास पॉइंट को डिस्कस करे, एक्सप्लेन करे, वो लिमिटेड हो, उसका दायरा कार वसी ना हो. वो मतलब किसी भी मतलब एक रेंज है वेरिएबल्स की, उस रेंज में किसी स्पेसिफिक रेंज को डिस्कस करें. जिस तरह मैं पहले भी आपको अपने लेक्चर्स में बताता आया हूँ, जैसे पौधों पर किसी स्प्रे का फ़र्ज़ करें, जो है हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि स्प्रे आई है पेस्टिसाइड्स, उसका एक्सपेरिमेंट करना है. तो अब क्या होगा, बजाय इसके कि अगर हम पौधों की बात करेंगे, जस्ट पौधों की, तो ये स्पेसिफिक या लिमिटेड नहीं रहेगा. स्पेसिफिक लिमिटेड कब होगा? जब हम किसी ख़ास पौधे की ख़ास किस्म की तरफ जाएंगे, तो फिर वो स्पेसिफिक और लिमिटेड होगा. तो इस तरह यहाँ पर कहा कि हाइपोथेसिस इज टू बी टेस्टेड, देयरफॉर इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टू द पीस ऑफ रिसर्च. जबकि स्पेसिफिक और लिमिटेड होगा तो फिर ही आप कंसर्निंग उसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी एक पौधे की बात है और उस पौधे में भी ख़ास किसी एक जो उसका टाइप है बीज की, उसकी बात की जा रही है, तो आप जस्ट आपका फोकस सिर्फ उसी की तरफ होगा.
आप बाकी तमाम पौधों से आपको कोई कंसर्न नहीं होगा। इट शार्पन्स, ये क्या करती है जी, ये चीज़ शार्पन कर देती है द रिसर्चर्स थिंकिंग, रिसर्चर की थिंकिंग को बिखरने नहीं देती, वो जस्ट उसी एक ख़ास की पॉइंट पर ही फोकस करता है। एंड फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, और जो अहम फैक्ट्स हैं प्रॉब्लम के उन पर फोकस करता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कुड बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग अप्रोचेस। हाइपोथेसिस जो है वो दर्ज झैल अप्रोचेस के ज़रिए से उसकी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो सकती है। द फर्स्ट वन, भी हाइपोथेसिस कैसे हम बनाएं, तो कैसे क्रिएट करें, उसके कुछ बताता है यहाँ पर स्टेप्स। डिस्कशन विद कोलीग एंड एक्सपर्ट्स अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, इट्स सोर्स काज एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द सर्च ऑफ ए सोल्यूशन। कहता है कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च के जो सोर्स हैं, जो उसकी काज है प्रॉब्लम की, या जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, या आप जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जा रहे हैं, इस सारी पैराए में, इस सारे पर्सपेक्टिव में आप अपने कोलीग्स और एक्सपर्ट्स माहिरीन से गुफ्तगू करके उनकी राय जान सकते हैं, और उनसे गुफ्तगू आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकेंगे। असेसमेंट ऑफ डाटा एंड रिकॉर्ड्स, डाटा और रिकॉर्ड जो ऑलरेडी मौजूद है, जो आपके पास या जो आपने कहीं से हासिल किया है, तो उसकी असेसमेंट करके आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एवेल्यूएशन ऑफ सिमिलर प्रीवियस स्टडीज़ इन द एरिया सिमिलर प्रॉब्लम्स, मतलब आप ही की तरह की जो स्टडीज़ हैं, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू है, तो लिटरेचर रिव्यू में सिमिलर स्टडीज़ को जब आप स्टडी करेंगे, उनको जब आप एनालाइज एवेल्यूएट करेंगे, तो उनके जो हाइपोथेसिस हैं या उनकी जो स्टडीज़ हैं वहाँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपका हाइपोथेसिस क्रिएट करने में। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व्स ओरिजिनल फील्ड सर्वे, कहता है कि आपका फील्ड सर्वे जो है वो भी इसमें मददगार साबित हो सकता है कि आप पर्सनली किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, चाहे वो फील्ड सर्वे हो या कि कोई और तरीकाकार हो, तो पर्सनल आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी हाइपोथेसिस क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सकती है। दस एनी हाइपोथेसिस टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ ए प्रियर थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कहते इस तरह कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो एक नतीजा होता है एक प्रियर थिंकिंग का, कि पहले से हम सोच रहे होते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के बारे में, किसी मौजू पर हम पहले से सोच रहे होते हैं, उसका नतीजा होती है हाइपोथेसिस। असेसमेंट ऑफ द अवेलेबल डाटा, और इसके साथ साथ जो मौजूदा डाटा है, जो मौजूदा मटेरियल है, उनकी असेसमेंट का नतीजा हो सकती है। मटेरियल में आगे इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग रेलेवेंट रिलेटेड प्रीवियस स्टडीज़, इसके साथ साथ मटेरियल में जो साबका स्टडीज़ हैं, जो आपके लिटरेचर रिव्यू में आपने स्टडी की, जिनको आपने एवेल्यूएट किया, वो सारी चीज़ें अवेलेबल डाटा में काउंट की जाएंगी, और उस अवेलेबल डाटा की असेसमेंट या उस टॉपिक पर प्रियर थिंकिंग का नतीजा होती है आपका हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ ए वर्किंग हाइपोथेसिस इज़ अ बेसिक स्टेप ऑफ एनी रिसर्च प्रोसेस, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का हाइपोथेसिस क्रिएट करना ये एक बुनियादी स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ए गुड रिसर्च डिज़ाइन विल बी प्रिपेयर्ड इफ़ ए रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड क्लियरली, कहते हैं कि अच्छा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है अगर रिसर्च प्रॉब्लम साफ साफ अंदाज में बयान किया गया हो। अगर रिसर्च प्रॉब्लम आप पर साफ साफ अंदाज में वाजे है, तो आप रिसर्च डिज़ाइन भी अच्छा बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पर्पज ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ refer as general procedure that you choose to combine the various components of the study in a consistent and logical way. रिसर्च डिज़ाइन से मुराद एक जनरल प्रोसीजर है कि आप किस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को
अपनी स्टडी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे और उनसे नतीजा अखज़ करेंगे। ये इस प्रोसीजर का नाम रिसर्च डिज़ाइन है। इट कंप्राइजेज द आउटलाइन फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। कहते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आउटलाइन फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये 3-4 चीज़ें इसमें शामिल हैं। ए फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन विच रेफर्स द opportunity for allowing the different aspects of a problem is considered suitable if the purpose of the research study is to be clear। यहाँ पर कहा गया है कि एक फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर रोशनी डालता है, मौक़े फ़राहम करता है कि प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो हमारे सामने पेश करता है उसको। देयर आर सेवरल रिसर्च डिज़ाइन, चंद रिसर्च डिज़ाइन हैं सच एज डिस्क्रिप्टिव, कोरेशनल, सेमी एक्सपेरिमेंटल, experimental, review, and meta-analysis, out of which the researcher should select one for his task। जिनमें से एक को चूज़ करना होता है। तो इसकी ज़्यादा तफसील हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, जस्ट रिसर्च डिज़ाइन ही है। नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन को आपने अब डिटरमिन करना है कि कौन से सैंपल को आप चूज़ करेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट ए यूनिवर्स और पॉपुलेशन। कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपकी इंक्वायरी का हिस्सा बनता है, आपकी तहकीक का हिस्सा बनता है, उसे यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। A complete detail of any object in the population is known as a census inquiry। कहता है कि पॉपुलेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की मुकम्मल तफसीलात को हम सेंसस इंक्वायरी के नाम से जानते हैं। It can be supposed that in such type of inquiry all the items are covered and not a single element is left and highest accuracy is obtained। कहता है कि ये फ़र्ज़ किया जाता है कि ये सपोज किया जाता है कि इस तरह की इंक्वायरी में तमाम तर आइटम्स को कवर किया जाता है। सेंसस इंक्वायरी में तमाम तरह आइटम्स को कवर किया जाता है और किसी भी सिंगल एलिमेंट को नहीं छोड़ा जाता और यूँ हाईएस्ट एक्यूरेसी हासिल की जाती है। बट इन प्रैक्टिकल वे दिस मे नॉट बी ट्रू बिकॉज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ बायस इन सच इंक्वायरी विल गेट लार्जर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेज। यहाँ पर बात वही कहता है कि ये जस्ट सपोज ही किया जाता है, ऐसा हकीकत में नहीं है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप किसी इलाके के लोगों का रवैया जानना चाहते हैं या किसी इलाके के में आप फसलों का जो बिहेव है वो जानना चाहते हैं, किसी ख़ास फसल का बिहेव, तो उसके ज़ाहिर है हर पौधे को आप टच नहीं कर सकते, हर शख्स को आप टच नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई सैंपल क्रिएट करना पड़ेगा कि आप कुछ लोगों को टच करें, कुछ पौधों को टच करें और फिर आप उनसे जो ऑब्जर्वेशन हो आपकी उसको आप सब पर अप्लाई कर दें। अगर आप सबको ही टच करेंगे तो ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। अगर आप करने भी लग जाएं तो ऑब्जर्वेशन इतनी बढ़ जाएंगी कि रिसर्च प्रोसेस वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। मोर ओवर there is no way of scrutiny the element of bias or its level except through a resurvey or use of sample checks।
Besides, such type of inquiry comprises a lot of time, money, and energy. Apart from this, sensing inquiry is not possible practically under many conditions. For example, blood sugar testing is done only a sample basis. Hence, quite often we select only a few items from the population for our study purposes. The selection of items in such type of manner is technically called a sample. तो यहाँ पर भी वही बात करता है कि इस तरह हर एक की जाके इंक्वायरी करना, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन होगी तो उसके लिए बहुत सारा पैसा, टाइम, एनर्जी, तमाम चीज़ें दरकार हैं। तो हर एलिमेंट को टच किया जाए तो यूँ हर एलिमेंट पर को एनालाइज करने वाली जो सैम्पलिंग है, जिसको सेंसस इंक्वायरी कहा गया, कि ये पॉसिबल नहीं है तमाम तर कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर टेस्टिंग की बात करता है वो, कि वो भी सैंपल बेसिस पर होती है। हम उसको सैंपल प्रोवाइड करते हैं तो उस सैंपल में वो जो उसकी हमारे ब्लड की जो शुगर होगी वो हमारे सारे खून की शुगर होगी। अब वहाँ पर हम हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए भाई दिमाग में जो ब्लड है उसकी क्या शुगर है, या कहीं किसी और पार्ट में जो ब्लड है उसकी क्या शुगर है, उसके लिए अब यहाँ पर किसी भी शख्स का सारा खून निकालना नामुमकिन है ज़िंदा शख्स का। तो अदरवाइज़ उसके लिए तो ज़ाहिर है उसकी जान चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें सेंसस इंक्वायरी में हर्डल होती हैं। लिहाजा हमें वहाँ पर सेंसस इंक्वायरी के बजाय हमें कुछ सेलेक्ट करने पड़ते हैं आइटम। द सिलेक्शन ऑफ आइटम इन सच टाइप ऑफ मैनर इज टेक्निकली कॉल्ड सैंपल। इस तरह की कहता है कि उसको सैम्पलिंग कहा जाता है, जिसमें हम चंद एक को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके उसका रिजल्ट होल पर अप्लाई कर दें, इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।